हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका साहू कॉलेज के जो 21 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ था, प्रीलिम टेस्ट, उसके पेपर डिस्कशन का। फिजिक्स में हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 31 से 40 तक, और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये देखिए, ये है वो पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले ये काम स्टार्ट करने से भी पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कि आपने हमारे वीडियोस को बहुत पसंद किया है और अच्छे तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट किया है आपने। यानी हमारी कोशिश को सफल बनाया है। हमारी कोशिश यही थी कि आप में से ज़्यादा बच्चों को हम सफल करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दे सकें, कुछ कनेक्ट कर सकें साहू कॉलेज के एग्जाम से। तो उसमें हमको बहुत करके सफलता मिल रही है ऐसा लगता है। और लेकिन ये आपके प्यार के सिवाय होने वाला नहीं था। तो मैं अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने लगाएं। जिससे क्या होगा, चैनल की जब फेम बढ़ती है तो हमको फिर से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके ही काम की और भी वीडियो लेक्चर्स लगातार डालते रहेंगे। अच्छा, ये बात तो सिर्फ साहू तक की हो गई, लेकिन हमने अभी डिसीजन ये लिया है कि हम आगे के लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। आप लोग जा रहे हो 11th में, तो अब आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखेंगे। एक ब्रिज कोर्स की तरह हम इसमें लॉन्च करेंगे, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हम अभी से दे सकें। साहू कॉलेज में जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई ना कोई वीकनेस है, जो शायद उतने अच्छे तरीके से 10th क्लास तक नहीं पढ़ सके हैं, पिछला पूरा साल लॉकडाउन में चला गया था। तो उनकी तो मदद करना ही हमारा काम है। तो बिल्कुल हम उनकी मदद करते रहेंगे, और हम इसमें थोड़े कुछ वीडियो 10th स्टैंडर्ड के थोड़े आगे के, 11th स्टैंडर्ड से थोड़ा पहले के टच करते हुए, एक ब्रिज बनाते हुए उनके वीडियोज हम डालते रहेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग वाई अग्रवाल लाइव एंड कीप ऑन सपोर्टिंग अस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, और इस चैनल की फेम को बढ़ाएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो मुझे लगता है कि आज ही आप कम से कम नहीं तो 200-300 सब्सक्राइबर तो बढ़ाने चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा अपना काम है, करते रहेंगे। आप अपना काम सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का करते रहिए। थैंक यू। देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले एक और बात बताई थी, साहू कॉलेज में देखिए बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और उन्होंने कोशिश ये की है हर क्वेश्चन में कि आपको कंफ्यूज करें, और उसमें काफी क्वेश्चन इसी क्लोज क्लोज वाले हैं। तो मैं आपको सब बात बताते रहता हूँ। देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब दो मास कोई भी है, आप ले लो, दो मास ले लो, ये m1 और ये m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी है, यहाँ दिया नहीं है तो हम d मान लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच में ये इस कंडीशन में फोर्स है F, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मतलब फोर्स क्या है? फोर्स इज, जो हमको पता है फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब उन्होंने कहा क्या है, अगर इफ बोथ मासेज आर डबल्ड, दोनों मासेज को डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें दोनों के बीच की, तो फिर नया फोर्स क्या होगा? देन फाइंड द फोर्स। अब अक्सर क्या होता है, कंफ्यूजन क्या किया इन्होंने, देखो, मास को डबल कर दें तो बच्चा समझेगा यहाँ 2 आ गया ऊपर, फिर डिस्टेंस को डबल कर दें, नीचे 2 का डबल यानी 2 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, तो 1/2 करके आप ये वाला हो सकता है चुन लें। लेकिन आप समझे नहीं, दो मास है, राइट, सही समझ गए आप। अभी दो मास है तो फिर डबल हो जाएगा। तो देखिए, m1 इज नाउ 2m1, ये m1 का, अब क्या कहूं मैं आपको, अब की बार जो m फाइनल है, m1 इज 2m, ये इसको अगर हम मान लो m मान लेते तो, या फिर दोनों को बस 2m1 कर देते हैं, कोई बात नहीं, और m2 इज नाउ 2m2 सपोज, बट d इज 2d नाउ। तो नया फोर्स आ रहा है, नया फोर्स क्या है? F डैश इक्वल टू G, m1 की जगह हम 2m1 लिख रहे हैं, m2 की जगह 2m2 लिख रहे हैं, और d की जगह 2d का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो, G ऊपर 4 m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किया तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया? G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और यही तो पहले फोर्स था, ये देखो, यानी दोनों में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम मास को डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें
कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऊपर का जो 2 2 जा 4 फैक्टर बढ़ गया, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 का फैक्टर बढ़ गया, दोनों कैंसल आउट हो गए, कोई डिफरेंस नहीं आया। हेंस योर फोर्स विल रिमेन एज इट इज। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। राइट। तो ऐसे क्लोज ऑप्शंस दे के आपको कंफ्यूज किया जाएगा। और भी अब तैयार रहिए, आपका 26 को एग्जाम है और इस एग्जाम में आपने अच्छे से अच्छा करना है, कंफ्यूजन से बचना है। आई एम श्योर यू कैन डू। मुझे लगता है हमारे चैनल को देखने वाले ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम में सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है क्वेश्चन देखो। द करंट थ्रू ए 12 वोल्ट कंडक्शन टंगस्टन, द करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन filament lamp connected to a 12 volt accumulator of negligible resistance is 3 ampere, comma the resistance of filament and the electrical energy consumed in 5 hours in kWh is option number 1 4 ohm, 0.18 kWh, number 2 4 ohm, 1.8 kWh। और आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 40 ओम, 0.18 kWh एंड 4 0.4 ओम, 1.8 kWh। ये रहा आपका क्वेश्चन और आपने सॉल्व कर लिया होगा, सही आंसर आपको निकल भी आया होगा आई एम श्योर। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। कोई भी फिलामेंट है, यानी लैंप का फिलामेंट मतलब जो भी हमारे लैंप होते हैं, बल्ब स्पेशली, उसमें एक फिलामेंट होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ, या किसी और चीज में भी हो सकता है। तो ये फिलामेंट है और यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। राइट। तो ये जो फिलामेंट है ना, इसका इसका स्पेसिफिकेशन 12 वोल्ट और 3 एम्पियर है और इसको 12 वोल्ट के साथ में कनेक्ट किया गया है। देखो ना, 12 वोल्ट का टंगस्टन और 12 वोल्ट का ये एक्यूमुलेटर, यानी इसको 12 वोल्ट तक की रेटिंग है इस फिलामेंट की, और उसके साथ में हमने 12 वोल्ट से ही 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इसको कनेक्ट किए वाला है, ऐसा समझो ना। तो इसको पूरा का पूरा वोल्टेज मिल गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर पूरा वोल्टेज मिल जाएगा उसको, जो भी है 12 वोल्ट मिल रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में V अपॉन I, दैट इज 12 अपॉन 3, दैट इज 4 ओम। तो 4 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया इस फिलामेंट का। हमें चाहिए ही ना कि देन रेजिस्टेंस एक तो निकालो फिलामेंट का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालो। तो रेजिस्टेंस तो आ गया 4 ओम, तो 4 ओम कहाँ है, तो यहाँ 40 है तो उसको कैंसिल कर दो पहले, तो ये 0.4 है इसको कैंसिल कर दो। अब इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। राइट। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है। तो आपको तो पता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। भाई पढ़ाई है ना आपको, वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ा था। वर्क डन इज व्हाट, एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। राइट। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी हुई देखो, पावर इज VI और टाइम
तो VI मतलब 12 वोल्ट है, 3 एम्पियर करंट है और 5 आवर इसको चलाया गया है, 5 घंटे के लिए तो चलाया। देखिए आंसर में kWh में निकालना है, H का मतलब आवर, किलोवाट आवर में, तो ये आवर तो यहाँ पे ठीक है, इससे आवर आ गए, लेकिन इससे क्या मिल रहे हैं आपको, सिर्फ वैट मिल रहे हैं, वैट आवर हुआ ये। तो क्या हो गया देखो, 12×36 इंटू 5 वैट आवर। किलोवाट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू 36 5 जा 180 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया अगर, तो हो गया ये kWh। तो 1000 करने की वजह से इट इज 0.18 kWh। दिस इज आंसर 0.18। वंस अगेन इट इज वेरी नियर, देखो ना 1.8 और 0.18, 4 तो 4 बराबर है। यहाँ पे भी उन्होंने 0.4 करके यहाँ 40 करके कंफ्यूजन किया ही है, ये भी सेम बनाए हैं, ये भी सेम बनाए हैं। तो साहू कॉलेज क्या चाहता है, क्या चाहता है साहू कॉलेज, कि बच्चे कंफ्यूजन में आके, एग्जाम के प्रेशर में आके गलत करें, लेकिन जो बच्चे इससे बच जाएंगे, कंफ्यूज ना होते हुए सही करेंगे, वही तो है फ्यूचर के लिए IITian बनने वाले हैं, फ्यूचर के लिए नीटियन बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। तो उस क्रीम को चाहता है साहू कॉलेज। तो आप सब लोग कोशिश करिए कंफ्यूजन से बचें, क्लियर कट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको करना है। कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते, बस पढ़े बराबर यहीं से कैलकुलेशन कर लेते, 12/3 4 हो गया, 12×36 और इंटू 5 ये आ गया 180, और बस 180 को कहाँ तो भी टिक मार दे देंगे 1.8 या उसको। ऐसा नहीं करना, पूरा क्लियर करके ही आपको आंसर लिखना है। सो आंसर इज पॉइंट, ये 1 नंबर 0.18, यहाँ 1.8 है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब 43 की तरफ चलते हैं। जरा पेपर आपके पास है नहीं, और नहीं तो आपको मैं सिर्फ सॉल्यूशन करता, क्वेश्चन नहीं लिखता था। लेकिन लास्ट वीडियो के बाद में कुछ कमेंट्स ऐसे आए या कुछ फोन भी आए मेरे पास कि वो पेपर नहीं होने की वजह से वो आपको क्वेश्चन भी लिखना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ साइज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया है इन्होंने और एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसका और ये ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे, राइट। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर is of size 1/3 of the object size. How are U and V related? और ऑप्शंस हैं 1 U equal to -3V, 2 V equal to -3U, 3 V equal to -U, and 4th 3U equal to -V/3। एक बार फिर वही शरारत साहू कॉलेज की तरफ से की गई है। ये देखो कितना क्लोज क्लोज ऑप्शन है, U इक्वल टू -3V और इसका उल्टा कर दिया V इक्वल टू V इक्वल टू -U, 3U इक्वल टू V/3 माइनस में। कोशिश की है आपको कंफ्यूज करने की फिर से। तो अच्छा यही है कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें, क्लियर कॉन्सेप्ट होगा सही आंसर निकलेगा। अब उन्होंने क्या कहा, इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ द साइज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज -V/U इक्वल टू H2/H1, या ऐसा कहिए हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें हाइट का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो हम ये पार्ट को भूल जाएंगे,
हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, हाइट कुछ है ही नहीं ना, दी हुई नहीं है, सिर्फ रखा है, उसका कोई हाइट दी हुई नहीं है। अच्छा, u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और v क्या होता है? इमेज फॉर्म। तो इमेज भी कॉन्वेक्स मिरर से इधर ही, क्योंकि मिरर है इसलिए इधर ही बनने वाली है, जैसे बनेगी बाद में देखेंगे। ये फॉर्मूले के ऊपर आपने ध्यान देना है सिर्फ। तो 1/3 है, तो m 1/3 इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन की सवाल हो जाती है चालू। कुछ बच्चे क्या करेंगे, v इक्वल टू -3 अपॉन यू ये लिख सकते हैं, और फिर u इक्वल टू माइनस, ये मतलब कंफ्यूजन से गलत हो सकता है। आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, u को 1 से करो, u आ गया, -v को 3 से करो, -3v आ गया। ये रिलेशन आ ही गया ना, 1 नंबर इज ऑल राइट। ये रहा 43rd। अभी देखते हैं 44th क्वेश्चन। बहुत आसान था, देखिए सब इजी तो है वैसे साहू कॉलेज के क्वेश्चंस, लेकिन फंडामेंटल्स हैं और कंफ्यूजन है बस। फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आप समझ लीजिए साहू कॉलेज आपके लिए क्लियर है। 44th, थ्री रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर आर अरेंज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तीन रेसिस्टेंस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। पहले ये लगाया है, ये हो गया तीन रेसिस्टेंस आर आर आर, इसमें आई फ्लो हो रही है। दूसरा नंबर 2, दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हैं और एक रेसिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल में लगा है, और ये रहे यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लो हो रही है आई। थर्ड क्या कहता है, तीनों पैरेलल में लगे हैं, आई। और फोर्थ में दो पैरेलल में एक सीरीज में, दो पैरेलल और उनके बाद एक सीरीज में, और आई। सब आर आर है, यानी वैल्यू सबकी सेम है। इन विच कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड, इन विच कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड। किसमें सबसे ज्यादा पावर आए। तो फिर सीधी सी बात है, देखो भाई पावर का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आपको। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, P इक्वल टू VI हो सकता है। अब इसमें वोल्टेज तो कहीं दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको एक बार बताया था पहले कि जो कुछ गिवन है, मोर कांस्टेंट लेस वेरिएबल्स, जो पता ही नहीं है उसको क्यों यूज करेंगे। तो हमें आई तो सबके बारे में पता है, तो आई को तो रखेंगे, वी को गायब करो। तो वी को गायब करने का क्या तरीका है, वी इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वी की जगह आई आर रख दो। सो फॉर्मूला इज, वी की जगह आई आर रखने के बाद आई आर इंटू आई, सो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इतना पावर कंज्यूम करेंगे। अब सर्किट में क्या है, आई तो सबके लिए सेम है, आई 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 आई, लेकिन आर देखिए आप, आर जिस सर्किट का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका आर सबसे ज्यादा, आर ज्यादा तो फिर पावर ज्यादा। आई सबके लिए सेम है, तो आर, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सीरीज में सारे जुड़ जाते हैं, आर प्लस आर इक्वल टू 3R हो जाएगा। यहाँ सब एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, तो R अपॉन 3 आएगा यहाँ का। यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों का मिला के 2R, और ये R, तो कितना हो गया 2R इंटू आर अपॉन 3R। तो R से R कैंसिल, 2/3R, और यहाँ पे दोनों का रहेंगे R/2 और इसके साथ में एक R, तो इट इज 3/2R। तो देखो तो हर एक ये हो गया 1.5R, 1.5R, और ये है मेरे ख्याल से 0.67R, ये 3R है सबसे ज्यादा, ये R/3। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 1 का
सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 1 का है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड भी सबसे पहले वाले में ही होगी, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको 1 2 3 4 ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल राइट। मतलब ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं 1 2 2 3 3 4 और 4 ऑप्शन 1। तो कौन सा, ये 1 सही है, इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। तो फिर से कंफ्यूजन किया था इन्होंने, देखो 1 को 2 कर दिया था, 4 को 1, ऑप्शन में ही कंफ्यूजन कर दिया इस बार। सीधा सीधा नहीं लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 ना, 1 है सही लेकिन है वो 4 ऑप्शन। साहू कॉलेज वाले आपकी जय हो। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ कॉइल इज बी। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कॉइल, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आपको पता है इसके सेंटर में उन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर है और उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो अगर हम एन कॉइल्स को अगर कर दें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इफ एन कॉइल्स आर देयर, इसी तरीके की कितनी कॉइल्स हैं, एन कॉइल्स, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एट द सेंटर ऑप्शन है 1 बी एन, 2 बी ऑब्लिक एन, 3 एन स्क्वायर बी और 4th बी। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं देखिए, एक कॉइल है सिर्फ तो बी है, तो 2 कॉइल होंगे तो क्या होगा, ये लो 2 कॉइल हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया 2 इंटू बी। 3 कॉइल होंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो होगा 3 इंटू बी। इसी तरीके से एन कॉइल होंगे तो क्या होगा, क्या होगा सेंटर में, एन इंटू बी। सो आंसर 1 इज ऑल राइट, बी इंटू एन या एन इंटू बी एक ही बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने बस ये करने की कोशिश की थी कि बी क्या पता एक ही मान लें बच्चे लोग और उतना ही रह जाए, बस उतना ही कंफ्यूजन, ये तो कोई नहीं करेगा पता था मुझे। सो बी एन इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर डिपेंड्स अपॉन number 1 current in the wire, number 2 voltage across the wire, number 3 both 1 and 2, and number 4 independent on both current and voltage in the wire। मैंने अभी बताया था आपको, साहू कॉलेज वाले आपकी जय हो, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत भयानक है कंफ्यूजन, देखो रेसिस्टेंस करंट वोल्टेज, इससे आपको सबको क्या याद आता है, ओम्स लॉ।
क्या आता है वो भी, R इक्वल टू वॉट, V अपॉन I, यही तो याद आता है आपको, ओम्स लॉ। तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज और आई पर डिपेंड करता है, करंट पे और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। आप लगा दोगे बोथ 1 and 2, बट ऐसा है ही नहीं। अरे ओम्स लॉ ये थोड़ी कहता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज और आई के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसका कोई संबंध ही नहीं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ये आपको अलग से एक टॉपिक लेके बताया है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। दोनों को क्लब करो तो रेजिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन एल अपॉन ए एंड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये है रेजिस्टेंस की कहानी। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अलग से चैप्टर पढ़ाया गया है इसी बात के ऊपर। ये कोई ओम्स लॉ की बात ही नहीं है। ओम्स लॉ तो ऐसे ही बेकार में आपके दिमाग में आ रहा है करंट और वोल्टेज होने की वजह से, और साथ में एक और दे दिया बोथ 1 and 2। कंफ्यूजन की लिमिट है ये। तो फिर आप ये सब छोड़ो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर, यानी कॉपर है तो अलग, एल्यूमिनियम है तो अलग, रेसिस्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। सब भूल जाओ, करंट नहीं, करंट नहीं, वोल्टेज नहीं, बोथ नहीं, तो ये फिर यही हो गया। क्योंकि जब तीन नहीं तो फिर किसी और पे है, यहाँ दिया नहीं है तो क्या हो गया, किसी और पर डिपेंड करता है। कम से कम इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इंडिपेंडेंट है। फिनिश। चौथा नंबर ऑप्शन ही राइट है। 46 हो गया भाई, 47 पे चलते हैं। लगातार आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन नंबर 47, देखो। फैक्टर्स ऑन विच फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स on a force exerted on a force exerted on a current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field depends। कौन कौन से फैक्टर हैं देखो। नंबर 1, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। नंबर 2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of magnetic field। Third, nature of conductor, number 4, length of the conductor। Answer, 1, 1 and 2, 2, 1 and 3, 3, 1, 2 and 4, and 4, all of the above। चलो आ जाओ, क्वेश्चन है सामने, देख लो और पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। इसमें यही है। अब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 10th तक के बच्चों को परेशानी तो होती है, लेकिन जिसने थोड़ा फाउंडेशन कोर्स किया होता है, जिसने थोड़ा कंपटीशन की तैयारी की होती है, उसके लिए आसान है।
तो मैं तो यही कहूंगा, फोर्स के कई सारे फॉर्मूले होते हैं आपके सामने, तो आपको देखो फोर्स इक्वल टू कुछ दिखाई देगा कभी, देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मतलब आई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, नेचर ऑफ द कंडक्टर का कुछ सिंबल नहीं होता, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। तो आपको कहीं आ रहा है कि ध्यान, आपने पढ़ा हो बी आई एल, ऐसा कोई फॉर्मूला बी आई एल, तो बस फोर्स डिपेंड्स अपॉन बी आई एल, बी आई एल मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सिंपल तो फंडा है यार। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है ना, तो तीनों ही किधर हैं वो देख लो, और क्या है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड इज द राइट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द आंसर। देखिए और भी वैसे तो फोर्स होते हैं, वो कैरिंग चार्ज पे होता है, एक फोर्स होता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, कैसा होता है वो, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी क्रॉस, ऐसा होता है ये। लेकिन उसमें है ही नहीं ना, वेलोसिटी तो है नहीं ना, ये क्या है, वी इज द वेलोसिटी, तो ये फोर्स तो, और वैसे भी यहाँ कंडक्टर है, कोई चार्ज थोड़ी है, तो इसके लिए क्यू ही नहीं लगेगा, बी आई एल लगेगा, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अगर ध्यान में रहेगा, बिल, बी आई एल बिल, काम खत्म। 47, ये था क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा था भाई ये, 47 था। अब चलते हैं 46 की तरफ, 48 की तरफ, क्वेश्चन 48, देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ प्लस 15 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ plus 15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex, towards the pole of convex mirror. The image will get, the image will get, number 1, short and real, number 2, enlarge and real, 3, enlarge and virtual, 4th, diminished and virtual। खत्म। कॉन्वेक्स मिरर के पोल की तरफ 15 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूर, और धीरे धीरे ना ये आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए वैसे तो इसमें प्लस 15 सेंटीमीटर लिखा है इन्होंने, और कभी भी हम डिस्टेंस पोल से मापते हैं तो ये माइनस में होना चाहिए डिस्टेंस एक्चुअली में, और अगर अपन इसको उल्टा बना लें तो उधर हो जाएगा 15, वो ऐसा कर सकते हैं, तो वहां से भी इसकी तरफ थोड़ा स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल, तो चाहे इधर से करें चाहे उधर से, बात एक ही होने वाली है। इसके लिए आप इससे कंफ्यूज ना हो कि प्लस 15 सेंटीमीटर दे दिया है, क्योंकि हमने जनरली बच्चों को यही सिखाया होता है, पोल से इस तरफ डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, वो माइनस के, ये सिखाया होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस 15 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट को कभी भी हम लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कभी भी हम माइनस में ही मानते हैं, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने उल्टा मान लिया है, इसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये भी समझ लीजिए। चलिए अब इसका एक्चुअली में बनेगा कैसा, पहले तो इमेज कैसी बनने वाली है, देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट की रेज अगर ऐसे आई,
पैरेलल आ रही है ना, तो फोकस से जाएंगी, ऐसे जाएगा ये, राइट। और दूसरे को अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएं लाइट की रेस को, तो ये जिधर से आएंगी उधर से चली जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना वो। तो इमेज यहाँ बन रही है बच्चों, देखो यहाँ, ये बन गई इमेज। तो इमेज बनी कैसी, ये यहाँ से बना देता हूँ मैं इमेज। ये इमेज है, इमेज कैसी बनी, इमेज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, राइट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल बनी, ये एक पोजीशन हो गई। अब लेकिन सवाल ये है कि ये स्लोली मूव्ड टुवर्ड्स द पोल, ये है पोल, इसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसकी तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, इमेज की बात करें तो क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट को। तो अब कैसा हो रहा है देखो, ये तो लाइट की रेज जाएंगी तो यहीं से आएंगी, ये इधर ही जाएगी, कोई बात नहीं यहाँ से, लेकिन ये जो लाइट की रेज जाएगी बच्चों, ये देखो ये वाली, तो अब की बार इमेज यहाँ बन गई थोड़ी सी। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पोल की तरफ मूव करेगा, इमेज ना वर्चुअल तो बनेगी बनेगी, क्योंकि एक हाइट में बनेगी, थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी। नॉर्मली स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसमें, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल ये ऑप्शन लगा देंगे वो, और वो सही भी है, डिमिनिश्ड और वर्चुअली बनेगी। लेकिन ये कब है, जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, एक जगह पर रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट ने स्लोली मूव करना शुरू किया है ना स्टूडेंट, स्लोली मूव्ड टुवर्ड्स, स्लोली मूव्ड, बढ़ रहा है, तो इमेज ना थोड़ी थोड़ी बड़ी होना शुरू होगी। डिमनिश तो फिर भी रहेगी, ऑब्जेक्ट है तो कम साइज रहेगा, लेकिन मूवमेंट का क्या फर्क पड़ रहा है ये भी तो ध्यान दो आप, स्लोली मूव कर रहा है ना, तो जितनी बननी चाहिए थी इमेज, वो जो स्टार्टिंग की बनी उससे थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी चली जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं एनलार्ज एंड वर्चुअल। तो दिस ऑप्शन में बी राइट। इसमें कंफ्यूजन हालांकि ये भी हो सकता है कि साहू कॉलेज ये कह दे कि भाई एनलार्ज और वर्चुअल कैसे हो गई, ये है तो डिमिनिश्ड ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा रहे एक जगह पर या मूव करे, दोनों ही केस में डिमिनिश्ड और वर्चुअल रहेगी, ऐसा हो सकता है। कंफ्यूजन इसी को कहते हैं। साहू कॉलेज वालों के मन में क्या है वो ही जानेंगे, हम नहीं कह सकते। तो देखा जाए तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होने का चांस है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल ही होती है इमेज तो। लेकिन क्योंकि वो मूव कर रहा है, मूव करने का कोई तो भी सेंस होगा, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, मूव कर रहा है इस वजह से, तो जो इमेज बननी चाहिए थी उससे थोड़ी बड़ी बड़ी बननी थी, इसलिए हम कह रहे हैं लार्ज एंड वर्चुअल, राइट। अदरवाइज मैं समझ सकता हूं, ये हो सकता है कि मेरे कॉन्सेप्ट की ही, मेरे समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मूव होने की वजह से मुझे डाउट है कि लार्ज एंड वर्चुअल पे ही जाना चाहिए, अदरवाइज ये डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल तो सही होने ही वाला था। तो एनीवे इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए साहू कॉलेज का नाम पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है कि वो चाहते हैं एकदम टैलेंट फिल्टर होके उनके पास आए। ठीक है, देखेंगे तो देखते हैं उनकी जो ऑफिशियल आंसर की अगर कहीं से मिली तो उसमें चेक करेंगे कि एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे। आई विल ट्राई टू गेट दैट ऑल्सो। तो ये भी करेक्ट हो सकता है, वो भी करेक्ट हो सकता है, वो सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, नहीं तो जनरली मूव कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक जगह रखा रहता है, हमको पता करना पड़ता है कि कैसी इमेज बनी। तो ये थोड़ा पेंडिंग रखिए आप बेशक, अगर मुझे लगता है पता चला है उनके कोई ऑफिशियल की तरफ से तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, राइट। तो रे 48 नंबर, a great confusion is also here, and now question number 49. अब क्वेश्चन नंबर 49 को तो करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा है, केपलर सेकंड लॉ। ये देखिए मैंने बताया था ये लॉ कैसा है, लॉ ऑफ एरिया। तो चूंकि वो मूव करते हैं, दो सेंटर होते हैं, तो जितना एरिया वो
एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस को जाने के लिए निश्चित टाइम में करते हैं, इसलिए एरिया लॉ कहते हैं इसको। लेकिन इसमें पूछा अलग है कि किसको कंजर्व करता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर तो है नहीं, एक लाइन में तो चल नहीं रहा, तो एंगुलर मोमेंटम को ही ये कंजर्व करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल राइट। एंगुलर मोमेंटम, 2 लीनियर मोमेंटम, 3 एनर्जी एंड 4th नन। तो एंगुलर मोमेंटम 1 इज ऑल राइट। मतलब सब पूछा सिर्फ इतना क्या, केपलर सेकंड लॉ किस चीज को कंजर्व करता है, तो ये एंगल के ऊपर ही है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम को ही कंजर्व करेगा। ये पता होनी चाहिए एक्चुअली, ये बात को याद में रहना चाहिए आपके। नंबर 50 ऐसे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये फिजिक्स के पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, कंफ्यूजन वाला है ये क्वेश्चन भी। व्हाट कैन बी थॉट of as a service, as a series of tiny refracting prism each of which refracts light to produce their own image. Number 1, plane mirrors. Number 2, lenses. Number 3, convex mirrors. And number 4 is concave mirrors. कंफ्यूजन वाला ही है ये भी क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान भी है, सही बोलो तो। बहुत सारे एक लाइन में लगे हुए टाइनी रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म दिए हुए हैं। अब लाइन में लगे हुए प्रिज्म कैसे होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से भी लाइन में लगे हो सकते हैं, फिर वो ऐसे भी हो सकते हैं। राइट, ये भी प्रिज्म हो सकता है, ये भी प्रिज्म हो सकता है, ये भी प्रिज्म हो सकता है। देख रहे क्या, ये सभी प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब एकदम इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी प्रिज्म हो सकते हैं। तो ये जो टाइनी प्रिज्म क्या करते हैं, बेसिकली देखा जाए तो प्रिज्म क्या करते हैं, एक बड़ा प्रिज्म बना के देखेंगे। प्रिज्म क्या करते हैं कि यहाँ से कोई लाइट की रे आई, ये थोड़ा सा टर्न अप हुई, ये एयर है, ये ग्लास है, तो थोड़ा सा डेविएट हुई, और यहाँ पे कोई अगर आईज है देख रही है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ दिख रहा था उसके एक ओड जगह पर लगेगा, ऐसे लगेगा ना आंख को, आईज को। तो प्रिज्म क्या करते हैं, किसी भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। एनीवे, तो ईच ऑफ विच रिफ्लेक्ट लाइट, अब जितने भी लाइन में लगे हुए सभी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस देयर ओन इमेज। तो उससे क्या बन सकता है, अगर बहुत सारे प्रिज्म को एक लाइन में कैसे भी लगा दें जोड़ करके, तो उससे क्या बन सकता है। तो उससे देखो मिरर तो नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक को रिफ्रैक्शन करना है, रिफ्रैक्शन करने के लिए लेंसेज ही होते हैं, तो इसके लिए लेंसेज बना सकते हैं ये, बिकॉज लाइट जाएगी एक साइड से तो दूसरी साइड में कहाँ तो भी डेविएट होकर ही मिलने वाली है डिफरेंट रिफ्लेक्शन के बाद, सरल और सीधी रेखा में मिलने वाली नहीं है। इसके लिए ये एक लेंस इसको फॉर्म करेंगे, और मिरर्स होते तो लाइट इधर जाती नहीं, इधर तो इधर जाती, नहीं तो इधर तो जाती, कहाँ तो भी जानी चाहिए थी। हेंस लेंस इज द राइट आंसर फॉर दैट ऑल्सो। राइट, थैंक यू वेरी मच। ये मिरर्स का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन की बात इतनी ही है। एक बार और बता दूं आपको,
ये जो कंफ्यूजन हुआ था, विच रिफ्रैक्ट्स लाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन इमेज, ये ओन इमेज मतलब प्रिज्म अपनी खुद की इमेज नहीं बना रहा, प्रिज्म अपनी तरफ आने वाली लाइट से जो कुछ हो सकता है, उस जो भी ऑब्जेक्ट है जहां से कि वो लाइट आ रही है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा, इसके बारे में दिया गया। ओन इमेज की वजह से हम मिरर के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये खुद की इमेज की बात नहीं है, हर एक अपने अपनी तरफ आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हेंस इट विल फॉर्म ए लेंस 100% फॉर श्योर। सो लेंसेज इज द राइट आंसर फॉर दिस। दैट्स ऑल फॉर द डे। साहू कॉलेज के फिजिक्स में आए हुए सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज ये वीडियो देख के आप अपनी पढ़ाई में वापस से लग जाइए। जो कुछ भी इस तरीके के प्रश्न हो कंफ्यूजन वाले, उनको करने की कोशिश कीजिए और फंडामेंटल के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। हैव ए नाइस डे अहेड।